पौधों की इस दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लांट्स किंगडम और पौधों के कौन कौन से जनरल फीचर्स होते हैं, पौधों को कितने वर्ग में बांटा गया है और उन वर्गों के जैसे थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म हैं, इन सबों के कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स है और इसमें कौन कौन से पौधे शामिल होते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्लांट्स किंगडम यानी कि पादप जगत अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर यानी कि R.H. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक ने संपूर्ण जगत को पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड को जो है इन्होंने क्या किया, 5 वर्गों में विभाजित किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू R.H. व्हिटेकर 1969। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पूरे दुनिया को क्या किया, पूरे वर्ल्ड को जो है 5 जगत में वर्गीकरण किया और ये अभी हम लोग क्या है पूरे वर्ल्ड में मान्य है। तो जिसके अनुसार मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया है। आज हम लोग जो बात करेंगे वो है प्लांट किंगडम यानी प्लांटी, जिसे हम लोग पादप जगत कहते हैं यानी कि पौधों का संसार कहते हैं। जब हम लोग पेड़ पौधों की बात करते हैं ना, और पेड़ पौधे में हम लोग क्या चीज़ करते हैं, तो वहाँ पर उनकी मॉर्फोलॉजी, उनकी आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उसके शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के उत्तक हैं, उत्तक तंत्र हैं, इन सबों में और पर्यावरण के साथ किस तरह से वो आपस में जुड़ करके रहते हैं, ये सारी जानकारी हम लोगों को जीव विज्ञान के जिस ब्रांचेज यानी शाखा के अंतर्गत मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं यानी वनस्पति विज्ञान कहते हैं। सीधे सीधे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पौधों के पढ़ने के लिए एक विशेष शाखाएं बनाई गई हैं, जिसके अंतर्गत पौधों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। तो एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग प्लांट्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। और हम लोग पिछले वीडियो में देखा कि जो है बॉटनी शब्द कहाँ से आया, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी या बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी करके है, तो वहाँ पर जो है आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा, हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है, थियोफ्रेस्टस, जिसे हम लोग वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर पादप जगत का पेड़ पौधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि वनस्पति विज्ञान की एक ऐसी शाखा है या जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों और उनके बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचना और कार्यकी का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और उनके पिता कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है, पौधों में जो है मुख्य रूप से जो है एक कोशिकीय से लेकर के विकसित जीव जैसे कि आपके बरगद जैसे हो गए, फाइकस बेंगालेंसिस हो गए, इन तरह के पौधे को जो है हम लोग प्लांट्स किंगडम में या फ्लोरा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। पौधे जो हो सकते हैं वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर में क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव, और यूकैरियोट्स मतलब होता है एक ऐसे जीव जिसके अंदर पाए जाने वाले जो क्या है केंद्रक हैं और उसके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग, ये सब के सब पाए जाएंगे, यानी एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा। या यूकैरियोटिक कोशिका क्या है कि जिसमें क्या होता है, आपके एडवांस टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा और उसमें क्या क्या पाए जाएंगे, कोशिकांग पाए जाएंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम्स है, ये सारा का सारा आपका क्या मिलेगा, यूकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा, सेल्स में मिलने वाला है। तो अब आगे देखिए कि पौधे जो है ना वो एक कोशिकीय हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, शाखित यानी कि ये ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, अशाखित हो सकते हैं, सुकाय होता है, यानी कि एक देखिए टर्म आता है सुकाय, सुकाय का अंग्रेजी होता है थैलस, है ना, या थैलवाड। तो ऐसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती इत्यादि में विभेदित नहीं होता है, दैट प्लांट्स बॉडी डज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहेंगे, सुकाय कहेंगे। यानी ऐसे भी पौधे हम लोग के पास है जिसमें जड़, तना, पत्ती इत्यादि में विभाजित नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुकाय प्लांट्स कहते हैं। अलग अलग जगहों पर क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, अलग अलग वास स्थानों में हम लोग के पौधे वास करते
करते हैं, निवास करते हैं, जैसे कि जलीय आवास। जलीय आवासों में आपके नदी हो गए, तालाब हो गए, पोखर हो गए, समुद्र हो गए, महासागर हो गए, तो यहाँ पर इनका क्या है, अपना घर है, आवास है। दूसरा है कि स्थलीय इलाकों में भी पाए जाते हैं ये, जैसे कि आपके हो गए वन वाले क्षेत्र हो गए, हम लोग का जो है डेजर्ट एरिया है, यहाँ पर भी जो है हम लोगों के पौधे वास करते हैं। साथ ही साथ जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अकेले ना रह करके, क्योंकि हम लोगों को पता है कि पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। वजह ये कि उसमें हरित लवक होता है और इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अपना भोजन वो स्वयं बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो भोजन ना बना करके क्या करता है, किसी दूसरे जीवों पर आश्रित होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पौधा कहते हैं। आपके कवक भी जो है ना, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, हरित लवक नहीं होता है, तो वो भी क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों पर ही अपना क्या करते हैं, पोषण लेते हैं। तो इस तरह से उसे हम लोग क्या कहते हैं, परपोषी जीव यानी हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे कि आपके लाइकेंस हो गए। लाइकेंस क्या करते हैं, कवक के साथ अंतर संबंध बनाते हैं और जिसके बाद वो पर क्या रहते हैं, एसोसिएट रहते हैं। यानी कि लाइकेंस एक प्रकार का क्या है, सम्मिश्रित पौधा है जो कवक और शैवाल के साथ आपस में मिलजुल करके रहते हैं। तो ऐसे पौधे जो है क्या कहलाते हैं, लाइकेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, लाइकेंस। तो आपके पौधे एसोसिएट भी रह सकते हैं, फ्री भी रह सकते हैं, सबमर्ज भी रह सकते हैं, ब्रांच, अनब्रांच, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, सुखाए, अलग अलग हैबिटेट में रह सकते हैं। तो बहुत तरह का डाइवर्सिटी है हम लोगों के प्लांट्स किंगडम में। हम लोग आगे बढ़ते, इनकी कोशिका भित्ति क्या होती हैं, सेलुलोजिक होती हैं, यानी सेलुलोज की बनी होती हैं। आगे इसमें हरित लवक उपस्थित होने के कारण ये क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। वही बात कि जब क्या होगा, हरित लवक होगा, क्लोरोफिल होगा, तो क्या करते हैं, ये अपना भोजन बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या होती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, पौधे जिस प्रक्रम के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, यानी कि दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, बोलिए, इस प्रोसेस में क्या होता है कि पौधे जो हैं रूट सिस्टम से, यानी जड़ के द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है और उसके बाद वायुमंडल में जो मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उनको लेते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और हम लोगों को पता है कि पत्तियां हरी होती हैं, क्लोरोफिल होती है, तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये सब आपस में मिलजुल करके क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज या स्टार्च का जो है क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्मेशंस होता है जिसे पौधे का क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं, यानी कि जो फूड मटेरियल्स ये स्टोर करते हैं। और क्या करते हैं, ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ट्रांसपायरेशंस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर के रूप में वाष्पोत्सर्जन करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्राण वायु यानी ऑक्सीजन हम लोगों को देते हैं। तो बाय प्रोडक्ट्स के रूप में यहाँ क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। तो इसीलिए ना पौधे को बचाया जाने का कार्यक्रम, ये जो आंदोलन है, ये जैसे कि चिपको आंदोलन है, चिपको मूवमेंट है ना, तो ये सब, और जो हम लोगों के अभी वर्तमान समय में वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ पौधे लगाइएगा तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पृथ्वी पर खुशहाल रह सकते हैं। वजह यही है कि अगर हम लोग पौधे लगाएंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे और उस दौरान जो है क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और हम लोग के साथ समस्या ये है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशंस यानी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। तो खाने के लिए तो भोजन चाहिए, इस आवास चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दिन दूनी रात चौगुनी जो है पौधों का हनन कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से चलता रहा तो हम लोगों के पास जितने भी सारे जो है हम लोग जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जो आज हम मौजूदा परिवेश में हम लोग ले रहे हैं, शायद वो हम लोगों को ना मिले। तो इसलिए पौधे को जो है बचाया जाना चाहिए, क्योंकि और अधिक से अधिक जो है हम लोगों को पौधे लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है पौधों से आज हम लोग प्रोडक्ट्स लेना शुरू किए, ये सदियों से चली आ रही हैं। विभिन्न प्रकार के जीव, विभिन्न प्रकार के जो है हम लोगों के मेंबर्स, उन्होंने सदियों से, जब तक जहाँ तक हम लोगों का इतिहास कहता है, उन्होंने सदियों से क्या किया, फल फूल कंद मूल उन्होंने अपने जंगलों से, अपने
आसपास के पौधों से कलेक्ट किया, है ना, जमा किया। लेकिन हुआ क्या कि जो हम लोग लेते थे, जंगलों से लेते थे, पेड़ पौधों से लेते थे या किसी जीव से लेते थे, वह अपने आंतरिक शक्ति से उनको पूरा कर लेती थी। लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे हम लोग आधुनिक युग में आए, हम लोगों का जो है जनसंख्या इतना हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो क्या किया हम लोग तो खाना खाएंगे ही, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, जंगल को काटना शुरू किया। तो हुआ ये कि जब हम लोग जंगल काटना शुरू किए तो उनकी तादाद तो कमेगी, घटेगी ना पौधे की संख्या। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर पाए जाने वाले जीव भी धीरे धीरे विलुप्त हो गए। और हम लोग जानते हैं कि अगर पौधे और जंतु ना रहें तो हम लोगों का रहना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं, लिंक्ड रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। यानी सब जीव आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि हम लोगों ने तो आज तो प्रकृति से लेना शुरू नहीं किया, सदियों से ये क्रम चलता आ रहा है। लेकिन हम लोग जो प्रकृति से लेते थे ना प्रोडक्ट के रूप में, वो हम लोग उसको लौटाते थे, या नहीं तो वो अपने आंतरिक शक्ति से उसका क्या कर लेती थी, भरण पोषण कर लेती थी। यानी सीधा कह सकते हैं हम लोग मेंटेन कर लेते थे। लेकिन हम लोग की जो बढ़ती जनसंख्या है ना, इतना ना दोहन किया कि प्रकृति क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो गया। तो जैसे जैसे हम लोगों की जनसंख्या बढ़ी, हम लोगों ने प्रकृति का दोहन करना शुरू किया। तो इससे हुआ क्या कि जो पौधे हैं उनकी संख्या तो लगातार घटती चली गई। तो यहाँ पर जो हम लोगों की जनसंख्या बढ़ी है ना, एनिमल्स की संख्या बढ़ती चली गई। तो हुआ क्या कि हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर पौधे अगर ना रहेंगे तो क्या होगा। अगर आसान भाषा में इसे ये समझें कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और वहाँ पर जो कंज्यूम करने वाले हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में ले रहे हैं, बहुत इतनी तेज़ी से ले रहे हैं कि जो है जो रेट है बनने का वो कम है। तो हम लोग इस प्रोसेस को संतुलित कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे, क्योंकि जितनी रफ्तार से कंजम्पशन हो रहा है उतना ज़्यादा स्पीड से हम लोग अगर प्रोड्यूस करेंगे तभी ना ये मेंटेन रह पाएगा। तो यही होता है कि जो हम लोग प्रकृति से ले रहे हैं, है ना, चाहे वो प्रोडक्ट्स के रूप में, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में, जो ले रहे हैं उतनी ही तेज़ी से हम लोग को प्रकृति को वापस देना होगा, तब ना जा कर के संतुलित हो रह पाएगा। और एक चीज़ पता होना चाहिए हम लोगों को कि अगर जहाँ हम लोग रह रहे हैं, अगर वहाँ का ही आवास जो है या वहाँ का ही परिवेश अगर गंदा हो जाए तो हम लोग वहाँ से बच नहीं सकते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग को याद रखना है कि अगर प्रकृति का यानी कि नेचर का, हमारे आसपास के प्रकृति का अगर प्रकृति बिगड़ा तो हम लोग प्रकृति में जिंदा रहने के लिए लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि जब हम लोग का आवास स्थानीय, हम लोग का सराउंडिंग ही गंदा हो जाएगा तो हम लोग अच्छे से सरवाइव नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ताकि जो ये दर है, अब पौधे हैं तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, तो वो क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं CO2 का और ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो प्रकाश संश्लेषण में रॉ मटेरियल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषित दर और आपके जो है ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होंगे, तो हम लोगों को रहने में समस्याएं नहीं होंगे। और इस वजह से भी कि जो आपके वायु प्रदूषण है, तो वहाँ पर पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्या करते हैं, चक्रित करते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। क्या होता है, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसमें हरित लवक अनुपस्थित होना यानी अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है, जैसे कि आपके कवक हो गए। अतः ये क्या करते हैं, सरे गले जीवों पर आश्रित होते हैं, अतः इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कुछ ऐसे भी हम लोगों के पास पौधे हैं, जैसे कवक हो गए, है ना, फंजाई मेंबर्स, इसके पास तो क्लोरोफिल है ही नहीं। अब ये बेचारे क्या करेंगे, या तो दूसरे जीवों पर रहेंगे या किसी से जुड़ करके किसी लिविंग से लेगा। तो अगर लिविंग से लेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिजीवी, क्या बोलेंगे, पैरासिटिक फंजाई बोलेंगे। और अगर मृत जीवी होगा यानी कि जो सरे गले चीज़ों से लेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स, यानी मृत जीवी कवक बोलेंगे। तो आपके एक पैरासिटिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, सेप्रोफाइटिक हो गया, यानी कि एक परजीवी कवक हो गया, दूसरा क्या हो गया, मृतोपजीवी कवक हो गया। तो
यहाँ पर हम लोग क्या किए, पोषण को हम लोग जो है 9th में पढ़ चुके हैं, है ना। 9th में आप लोगों ने पढ़ा हो, हम लोग 9th में क्या है कि वहाँ पर जो है पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण जो है अपने से खाना बनाता है क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और परपोषण जिसमें क्या होता है अपने से खाना बनाने की योग्यता नहीं होती है, क्लोरोफिल नहीं होती है, इसीलिए वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, परजीवी होता है, दूसरे पौधों से जुड़ करके रहते हैं। मृतजीवी यानी दूसरे सड़े गले चीज़ों से पोषण लेते हैं। और आगे है प्राणी संपोषी, यानी किसी ना किसी फॉर्म में जो प्रोडक्ट्स हैं उसको ऑर्गेनिक फॉर्म्स में क्या कर लेता है, शरीर के अंदर ले लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक। क्या बोलते हैं, होलोजोइक, यानी प्राणी समपोषी जीव। तो आपके अब स्वपोषी जीव हो गए, परपोषी में आपके 3 मेंबर्स हो गए, परजीवी, प्राणीसम और मृतोपजीवी। तो ये हम लोग को पोषण का जो तरीका है ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कवकों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इस वजह से ये क्या करते हैं, दूसरे चीज़ों पर निर्भर रहते हैं और सरे गले से लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। कुछ ऐसे पौधे जो कीट पतंग का भक्षण करते हैं। देखिए हम लोगों के पास कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं, प्लांट्स मेंबर्स हैं, जो क्या करते हैं, अपने से खाना नहीं बनाते हैं, ना ही वो दूसरे पर आते। तो करते क्या है, ये अपने आसपास के आने वाले कीड़े मकोड़े को खाते हैं, जिसमें आपका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है नेपेंथिस अलाटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कलश या घटपर्णी पौधा कहते हैं। उसमें होता क्या है कि उनके जो तने होते हैं ना, तना, तो वो क्या हो जाता है, सॉसेज शेप्ड यानी घरेनुमा संरचना में बदल जाता है, और उनका जो लीड्स होता है यानी कि पत्तियां होती हैं वो ढक्कन में बदल जाती हैं, और उनका जो तना होता है ना, पौधे होते हैं काफ़ी चमकीले चटकीले होते हैं, और उसी वजह से कीट पतंग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, और जाकर के क्या होता है, उस जो घरे हैं, घरेनुमा संरचना शेप्ड है, उसमें क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाता है। और जैसे प्रवेश करते हैं उसका जो लीड क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो आसानी से क्या कर लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से उसमें घटपर्णी पौधा में पोषण होता है। दूसरा है डायोनिया मुस्कीपुला, डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका, ये सारे के सारे क्या है, आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। अब सवाल उठता है, घटपर्णी पौधा यानी नेपेंथिस अलाटा, है ना, नेपेंथिस अलाटा कीटों का भक्षण क्यों करते हैं, या कोई भी जीव जो है या कोई भी पौधे जो हैं वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या नहीं तो वह सरीगली चीज़ों से लेंगे। तो यहाँ पर बात आती है कीटों को खाने की, है ना, कि वो अपने आसपास के आने वाले कीटे पतंग को क्यों खाते हैं। तो वास्तविक बात यह है कि जो यहाँ पर पौधे ग्रो करते हैं ना, वहाँ पर जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, वहीं ये ग्रो करते हैं। तो इस नाइट्रोजन की, और पौधे को ग्रो करने के लिए, विकास के लिए जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो आसपास के कीड़े मकोड़े आते हैं ना, तो उसको क्या कर लेते हैं, ये उस कमी को पूरा करते हैं उस अपने आने वाले कीट पतंग से। तो इसीलिए जो है पौधे क्या करते हैं, उन कीड़े मकोड़े को खाते हैं, जिससे नाइट्रोजन की क्या हो सके, भरपाई हो सके। तो ये आपके जो है नेपेंथिस अलाटा, उसके बाद डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका और डायोनिया मुस्कीपुला, ये सब के सब क्या है, आपके कीट भक्षी पौधा है। तो मुख्य रूप से हम लोग को याद रखने, कीट भक्षी पौधा में क्या है, आपका घटपर्णी पौधा है, जिसे हम लोग जीव विज्ञान की भाषा में यानी बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के हिसाब से क्या बोलते हैं, नेपेंथिस अलाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपेंथिस अलाटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, पौधों में जो है संवहन के लिए यानी ट्रांसपोर्टेशंस के लिए जो है, जैसे कि जल के संवहन के लिए, भोजन के संवहन के लिए अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, टिश्यू सिस्टम होते हैं ना, उत्तक पद्धतियाँ पाई जाती है, जिसमें जाइलम आता है, दूसरा क्या है, फ्लोएम आता है। तो जाइलम जो है वह किसके संवहन के लिए, जल के संवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके संवहन के लिए, जल संवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और फ्लोएम जो है वह क्या होता है, भोजन के संवहन के लिए, किसके लिए, भोजन के संवहन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जिसमें हम लोगों को क्या करने हैं, याद रखने हैं कि जाइलम जो है और फ्लोएम यह एक प्रकार का क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक है, क्योंकि ये सब के सब जो हैं क्या होते हैं, 2 और मोर सेल से बने होते हैं। जटिल यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पौधों में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसके बाद परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट को यानी अस्थायी उत्तक को हम लोग क्या कर देते हैं, 2 हिस्सों में बदल देते हैं, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। तो जिसमें सरल में आपका अस्थायी उत्तक में है आपका पेरेनकाइमा है,
स्क्लेरेनकाइमा है और कोलेनकाइमा, इसके अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं। फिर हम लोग जो है वो जटिल अस्थाई ऊतक में जो है आपका क्या है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलम जो है वो जल के संवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं और इसमें जो होता है 4 कंपोनेंट्स होता है, जैसे जाइलम ट्रैकिड्स है, जाइलम भेजल्स है, जाइलम फाइबर है और जाइलम पेरेन्काइमा। फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम भेजल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। उसी तरह से आपके फ्लोएम जो क्या होते हैं, भोजन के संवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये बने होते हैं कंपेनियन सेल से, सिब सेल से, उसके बाद फाइबर और पेरेन्काइमा। तो यानी सिब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये भी आपके 4 कंपोनेंट से बने होते हैं, ये भी आपके 4 कंपोनेंट से बने होते हैं। 2 और मोर सेल से बने होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है। हम और ऊतक की परिभाषा क्या है, ऊतक जो है कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य ये समान तथा असमान ये दोनों हो सकते हैं आपके टिश्यू के कंडीशंस में। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जाइलम जो है 4 अवयव यानी चारों के अलग अलग है, चारों का स्ट्रक्चर अलग है और चारों का फंक्शन जो है यहाँ पर फंक्शन अलग है, ये भी आपके फंक्शंस अलग है। तो इस तरह के जो है कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, है ना। पौधे को हाइट के आधार पर यानी पौधे की जो लेंथ होती है, हाइट होती है, उसके आधार पर हम लोग पौधे को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। हर्ब जो है वह क्या होता है, क्लाइंबर्स होता है। श्रब्स जो है उससे थोड़े से हाइट वाले होते हैं और ट्री जो होते हैं ये हर्ब और श्रब से लॉन्गेस्ट होते हैं यानी जो सबसे हाइट में बड़े होते हैं, ट्रीज। उसके बाद पौधों में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, मुख्य रूप से जो पौधों में एक नए पौधे को बनाने की क्षमता होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है पुष्प में होता है, क्योंकि यही जो है प्रजनन अंगों से संबंधित होता है। लेकिन बहुत सारे एक कोशिकीय पौधे होते हैं, जैसे कि आपके जो बहुत सारे एल्गल मेंबर्स हैं, इधर आपके ब्रायोफाइटा के सदस्य हैं, उन सबों में क्या होता है जो स्पोर्स का फॉर्मेशन कोई करते हैं, किसी में गीमा का फॉर्मेशन होता है, कहीं कहीं जो है पौधे के विभिन्न हिस्से टूट जाते हैं और एक नए जीवों को बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग पौधे में जो प्रजनन होता है हम लोग इसको 3 हिस्से में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है आपका कायिक प्रवर्धन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशंस कहते हैं, यानी ये वेजिटेटिवली जो है अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई हिस्सा टूट गया तो वो इस तरह से भी क्या हो सकता है, एक नए पौधे बन सकते हैं। दूसरा है कि इसमें जो है एसेक्सुअल यानी इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि कायिक से भी कर सकते हैं, अलैंगिक से भी कर सकते हैं और लैंगिक से भी, यानी कि इसमें नर तथा मादा प्रजनन अंगों का विकास होता है, यानी कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन मददगार होते हैं, नर तथा मादा प्रजनन अंग जो पुष्पी पौधों में ये डेवलप होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो विकसित प्रकार के पौधे हैं उसमें क्या होता है, नर तथा मादा प्रजनन अंग का विकास होता है। और हम लोग जानते हैं कि पौधे का जो है प्रजनन अंग कौन है, तो पुष्प है, उसी में पुमांग और जायांग लगते हैं ना, डेवलपमेंट्स होता है एंडोसियम और गाइनोसियम का। तो आपके इस तरह के जो है इसमें जो है प्रजनन की प्रक्रिया होती हैं, वृद्धि है, अलैंगिक है और लैंगिक है। मुख्य रूप से पौधों का वर्गीकरण जो है हम लोग करते हैं, उसमें जो है पुष्प पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, हम लोग बेसिस लेते हैं, सीड बनते हैं कि नहीं बनते हैं, या विकसित प्रकार के हैं, किस प्रकार से प्रजनन करते हैं, उसमें किस प्रकार का टिश्यू सिस्टम है, उसके बाद जो है वास्कुलर बंडल है। इन सबों को हम लोग क्या करके आधार मान करके जो है हम लोग पौधे का वर्गीकरण करते हैं। मुख्य रूप से पौधे को हम लोग बांट देते हैं प्लांट किंगडम को 2 कैटेगरीज में, जिसमें आपका क्रिप्टोगैमस आता है, दूसरा क्या आता है, फेनेरोगैमस आता है। क्रिप्टोगैमस यानी वैसे पौधे जिसमें क्या होता है, पुष्प नहीं होते हैं, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिसे कहते हैं। और आपके फेनेरोगैमस जो है वो क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, उसमें फ्लावर लगते हैं। तो क्रिप्टोगैमस हो गया, दूसरा क्या हो गया, फेनेरोगैमस, यानी क्रिप्टो मतलब पुष्पी पादप और फेनेरो मतलब पुष्पी पादप। तो क्रिप्टोगैम्स को हम लोग फूल नहीं लगते हैं, है ना, तो इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में करते हैं। तो क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस को कुल मिलाकर के हम लोग प्लांट्स को यानी 5 डिवीजन में वर्गीकृत करते हैं, 5, जिसमें आपका क्या आता है, मेरे साथ रिवाइज करिए, थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर से देखिए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा,
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये हम लोगों के 5 प्लांट डिवीजन हो गए, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। देखिए थैलोफाइटा पहला है, तो थैलोफाइटा, थैलस और फाइटोन। तो यहाँ पर थैलस का मतलब क्या होता है, सुकाय शरीर, ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, जड़, तना, पत्ती इत्यादि में विभेदित नहीं होता है, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। तो सबको हम लोग कहाँ रखते हैं, थैलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा जो है ये क्या होते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम होते हैं, यानी कि इसे हम लोग पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्यों कहते हैं कि भाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए थैलोफाइट जो है पानी में ये ग्रो कर रहे हैं, थैलोफाइटा मुख्य रूप से, और टेरिडोफाइटा जो है जमीन पर आ रहे हैं। तो इनका जो बीच का मेंबर है ब्रायोफाइटन, यानी ब्रायोफाइटा के सदस्य, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। वजह ये क्योंकि ये नमी छायादार वाले स्थानों पर रहते हैं, लेकिन निषेचन के लिए इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो इसके लिए जो है हम लोग एक नाम रख दिए, ब्रायोफाइटा को हम लोग पादप जगत का उभयचर कहते हैं। टेरिडोफाइटा, इसमें क्या होता है, फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनमें, यानी कि टेरोन लाइक स्ट्रक्चर यानी फीदर होता है। और फाइटोन मतलब क्या होता है, पौधा होता है। तो यहाँ के पर जो पत्तियाँ लगी होती हैं वो फीदर होती हैं, और इसमें जो है पत्तियों पर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो सजे होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सोरस कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म नेकेडेड सीड होगा, यहाँ पर जो पौधों पर जो सीड लगेंगे ना, वह ऐसे खुली अवस्था में रहेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिम्नोस्पर्म बोलेंगे। और एंजियोस्पर्म जो है वो क्या होता है, एडवांस टाइप ऑफ प्लांट डिवीजन होता है। इसमें पुष्प लगते हैं, इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन का विकास होता है, इसमें जो है क्या होना है, नर तथा मादा प्रजनन अंग क्या होते हैं, ये डेवलप करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है, जैसे आपके थैलोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म, ये आपके क्या हो गए, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, इन समूह को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, 5 डिवीजन में वर्गीकृत करते हैं। तो हम लोगों को याद रखने हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ये आपके 5 जो है प्लांट डिवीजन है, जिसे हम लोग आगे एक एक करके जो है हम लोग अभी देखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं थैलोफाइटा पर। थैलोफाइटा जैसा कि टर्म से है, क्या है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा जो है प्लांट्स डिवीजन का जो है पहला वर्ग है। तो यहाँ पर देखिए थैलोफाइटा जो है वह क्या, 2 शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। पहला क्या, थैलस, दूसरा क्या, फाइटोन, यानी थैलस और फाइटोन। तो यहाँ पर थैलस का क्या अर्थ होता है, तो होता है नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना और पत्ती इत्यादि में शरीर जो है विभेदित नहीं होता है, नहीं बटा होता है, तो ऐसे पौधे को हम लोगों ने क्या नाम दिया, थैलस, है ना, जिसमें जड़, तना, पत्ती नहीं बटा होगा, तो उसको नाम दिया थैलस। और ये सबके सब किसके अंतर्गत रखे गए हैं, तो थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये कैसे हैं, अपुष्पी पादप हैं, और अगर इसमें फ्लावर नहीं लग रहे हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बीज रहित पौधे हो जाएंगे, यानी कि यह क्या होगा, सीडलेस प्लांट्स होगा। आगे बढ़ते हैं कि इनके पौधे जो है सामान्य रूप से यह जलीय आवास में रहते हैं, यानी कि मॉइस्ट और वेट प्लेसेस या सेडी प्लेसेस, यहाँ पर जो है नमी युक्त जमीन पर ये इनके मेंबर्स पाए जाते हैं। तो थैलोफाइटा मुख्य रूप से जलीय आवास, नदी, तालाब, पोखर में रहते हैं। मॉइस्ट यानी कि जो है नमी युक्त, और यहाँ पर जो है क्या, वेट प्लेसेस, जहाँ पर क्या है, नमी छायादार वाला जगह है। तो यहाँ पर जो है इनका अपना घर है। जैसे कि जलीय अगर करें तो एल्गल मेंबर्स यानी शैवाल के सदस्य आपको जो है नदी, तालाब, पोखर में आसानी से मिल जाएंगे। मॉइस्ट प्लेसेस, बहुत सारे ऐसे एल्गल मेंबर्स है जो क्या होते हैं, नमी छायादार वाले स्थानों पर होते हैं। तो यहाँ पर इनका वास स्थान क्या है, इसका जो है एक्वेटिक मीडियम है। और कोई कोई जो है ऐसे भी मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आपके शैवाल के सदस्य हो गए, वो कवक के साथ, क्योंकि आपके शैवाल क्या है, स्वपोषी जीव हैं, क्योंकि उसमें हरित लवक है, और आपके कवक क्या है, परपोषी जीव है ना, उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, मिल जाते हैं। तो इसी संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। तो आपके शैवाल के सदस्य और कवक के सदस्य आपस में सहजीविता के रूप में रहते हैं,
तो यहाँ पर भी जो आप कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं ना, तो जिसे हम लोग लाइकेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, एब्सेंस होता है मस्कुलर सिस्टम यानी टिश्यू, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का विकास नहीं होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो जैसे कि पौधे हैं पानी में पूरी तरह से कंडेंस है, डूबा हुआ है, तो उसमें पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, इस तरह की जो व्यवस्था होगी वह कम विकसित होगी ना, या तो नहीं विकसित होगी। तो यहाँ पर याद रखने हम लोग को थैलोफाइटा में क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम का विकास नहीं होता है, इसे हम लोग कैसे नॉन भस्कुलर कह सकते हैं ना। तो यह कैसा होता है, नॉन भस्कुलर होता है। क्या होता है, नॉन भस्कुलर होता है, यानी कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम यानी संवहनी ऊतक का विकास नहीं होता है या संवहन ऊतक रहित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यह कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब क्यों भाई बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोफिल है। लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स हैं थैलोफाइटा के, जैसे कि आपके कवक हो गए, ये अपने से खाना नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि ये क्या होते हैं, हरित लवक रहित होते हैं, यानी ये क्या होते हैं, ए क्लोरोफिलस होते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो ये आपके शैवाल के सदस्य हो गए, ये आपके कवक के सदस्य हो गए, जो किसके अंतर्गत रखे गए हैं, थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर रिजर्व फूड जो होता है एल्गल मेंबर्स में, वो आपके क्या है, स्टार्च है। क्या है, स्टार्च, यानी भोजन बनाते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में और जमा करते हैं स्टार्च के रूप में। इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है एल्गल की कंडीशंस में। और इसमें क्या होता है, थैलोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन का विकास जो है वह सिंपल फॉर्म में सरल रूप में होता है, सिंगल सेल्ड होते हैं, और साथ ही साथ जो है इसमें क्या होता है, भ्रूण का फॉर्मेशन नहीं होता है। भ्रूण कब बनते हैं भाई, तो निषेचन के बाद होते हैं। तो इसमें ना तो निषेचन होता है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है इसमें क्या होते हैं, भ्रूण का विकास नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, थैलोफाइटा जो एक प्रकार का डिवीजन है, इकलर नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया, इन्हें दो सब डिवीजन में बांट दिया। पहला जो है वो है शैवाल यानी एल्गी है, दूसरा है फंजाई यानी कवक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्गी यानी शैवाल जो होते हैं वो मुख्य रूप से जो है आपके नदी, तालाब, पोखर में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग लीद कहते हैं। ठीक है, और आपके भाषा में जो है आप जहाँ से हमें देख रहे हैं वहाँ पर शैवाल को क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शैवाल यानी एल्गल मेंबर, शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। इसमें से कि भारतीय फाइकोलॉजिस्ट जो हैं वो है लैंगर। क्या है, लैंगर, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, लैंगर सर है। और फादर ऑफ फाइकोलॉजी वर्ल्ड्स के क्या है, F.E. फ्रिस हैं। कौन है, F.E. फ्रिस, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एल्गल मेंबर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, या आपके होते हैं थाइलॉइड प्लांट बॉडी वाले, यानी कि इनका शरीर क्या होता है, सुकाय होता है। दूसरा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, आपके एक्वेटिक मीडियम में पाए जाते हैं। साथ साथ यह क्या होता है, पैरासिटिक होता है, साथ साथ सिम्बायोटिक होता है, यानी कि हर एक स्थान, जैसे नदी, तालाब, पोखर में ये आपको मिल जाएंगे, ये आपको किसी पौधों के साथ मिल जाएंगे। और आपका ये क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि ये किसी पौधों के साथ मिलजुल करके रहते हैं। जैसे कि आपके एक्वेटिक मीडियम में जैसे स्पाइरोगायरा है, हाइड्रोडैक्टोन है, वॉलबॉक्स है, ओडोगोनियम है, ये आपको जलीय परिवेश में मिल जाएंगे। उसके बाद परिजीवी आपको सिफेलिरोस जो है ये क्या होते हैं, पैरासिटिक एल्गी का उदाहरण है। और सिम्बायोटिक में जो है आपका क्या आता है, जैसे कि आपके लाइकेन्स आते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसमें कि आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, वॉलबॉक्स है, क्या है, ओइडोगोनियम है ना, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब जलीय परिवेश में है। स्पाइरोगायरा है, क्या है, स्पाइरोगायरा है, अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये जेनेरिक नाम है ना। पैरासिटिक में हम लोग लिख सकते हैं सिफेलिरोस है, ये सारा का सारा क्या है आपका जो है सिफेलिरोस है ना। सिफेलिरोस जो है वो क्या है आपका परजीवी एल्गी है। और सहजीवी में आपका याद रख सकते हैं ये क्या है, लाइकेंस। तो ये मिल करके रहते हैं, जैसे आपके जो है बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका जो है नॉस्टोकेनाबिना असिलिटेरिया, ये आपको धान के खेतों में मिल जाएंगे, जो एक प्रकार का क्या है, नील हरित शैवाल है। तो ये सहजीविता के रूप में भी रहते हैं इनके साथ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, यानी शैवाल जो हो सकते हैं वो एक कोशिकीय हो सकते हैं और
बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है, इनका सेल वॉल कोशिका भित्ति जो होता है वह क्या होता है, थीन होता है, रिजिड यानी सख्त होता है, और बने होते हैं किससे, ये सेलुलोज से बने होते हैं। और ये अपना भोज्य पदार्थ, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल रखते हैं, इसमें हरित लवक होता है और इस वजह से ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और ये अपना भोजन क्या करते हैं, संग्रह करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के रूप में। यानी शैवाल जो होता है, मुख्य रूप से हरी शैवाल जो है वह अपना भोज्य पदार्थ का संरक्षण या जो स्टोरेज होता है वह क्या करता है, स्टार्च के रूप में करता है। और एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पायरिनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरिनोइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये जमा रखता है। तो ये आपके हरी शैवाल में मुख्य रूप से क्या होती हैं, स्टार्च के रूप में जमा करती हैं। अगर हम लोग भूरी शैवाल देखें ना, भूरी शैवाल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेयोफाइसी कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट के आधार पर जो है ना, वर्णक के आधार पर, फ्लैजुलर अरेंजमेंट्स के आधार पर, क्लोरोप्लास्ट के आधार पर, तो इन सबों के आधार पर जो है ना हम लोग शैवाल को अलग अलग वर्ग में बांटते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पहला आता है हरी शैवाल जिसे हम लोग क्लोरोफाइसी कहते हैं, ब्राउन एल्गी जिसे हम लोग फेयोफाइसी कहते हैं ना, भूरी शैवाल, और जो आपका है रेड एल्गी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रोडोफाइसी, लाल शैवाल कहते हैं। तो जिसमें कि हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि ये क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है ना, क्लोरोफिल होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषी होंगे यानी स्वपोषी जीव होंगे। तो हरी शैवाल किस रूप में, स्टार्च के रूप में, उसके बाद भूरी शैवाल किस रूप में, लेमिनेरिन के रूप में या डी-मैनिटॉल के रूप में भोजन जमा करते हैं, और लाल शैवाल जो होती है वह किस रूप में, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जमा करती हैं। ये आप नोट्स भी कर सकते हैं, हरी शैवाल किसमें, स्टार्च के रूप में, भूरी शैवाल किसमें, लेमिनेरिन या डी-मैनिटॉल के रूप में, और उसके बाद लाल शैवाल किसमें, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, अलग अलग आकृति के होते हैं, शेप के होते हैं, और इसी से हम लोग एल्गी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन से एल्गी जो हैं क्या है। तो रिप्रोडक्शन जो है या वेजिटेटिवली भी कर सकता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशंस होते हैं, यानी विखंडन होता है और अलग अलग जो है टुकड़ों में बट करके क्या कर लेता है, एक पूरा होल प्लांट बॉडी बना लेता है। इसमें लैंगिक होता है, साथ साथ अलैंगिक भी होता है। इसमें अलैंगिक जो है स्पोर्स का फॉर्मेशंस करते हैं, बीजाणु बनाते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ये क्या करते हैं, सेक्स ऑर्गन का विकास करते हैं। तो ये आपके एल्कल्स एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कौन है, तो लैंगर सर हैं। उसके बाद फादर ऑफ जो है फाइकोलॉजी वर्ल्ड्स में क्या है, एफी फ्रिस हैं। उसके बाद प्लांट बॉडी कैसा है, सुकाय है। इनके शरीर कहाँ पाए जाएंगे, आपको एक्वेटिक मीडियम में पाए जाएंगे, जैसे स्पायरोगायरा है, वॉलबॉक्स है, ओडोगोनियम है ना। उसके बाद जो है आपका पैरासिटिक जो भी कुछ एल्गल मेंबर्स होते हैं, परजीवी भी होते हैं, जैसे सिफेलिरोस है, दूसरे के साथ रहते हैं। सिम्बायोटिक में आपका लाइकेंस है, ये दूसरे के साथ रहते हैं। उसके बाद एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं, साथ ही साथ इनकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती हैं, साथ साथ सख्त के साथ साथ बनी होती हैं सेलुलोज से, ठीक है। क्लोरोफिल होता है क्योंकि इसमें इसीलिए वजह से क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। भोजन जमा करते हैं स्टार्च के रूप में, हरी शैवाल में हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, हरी शैवाल में स्टार्च के रूप में, भूरी शैवाल में लेमिनेरिन डी-मैनिटॉल के रूप में, और लाल शैवाल में फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में भोजन जमा होते हैं। अब आ जाइए कि क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का होता है। रिप्रोडक्शन इसमें वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। अब हम लोग देखते हैं फंजाइसाइड है, फंजाई यानी कवक। तो कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, माइकस यानी मशरूम, फंजाई का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इनके जो है फादर कौन है, डिबेरी सर हैं। ये कैसे हो सकते हैं, यूनिसेलुलर हो सकते हैं, साथ साथ तंतुनुमा यानी फिलामेंटस हो सकते हैं। ये जो है इनके प्लांट बॉडी क्या करते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशंस करते हैं ना, स्पोर्स बनाते हैं। क्लोरोफिल यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। याद रखने वाली बात है कि क्लोरोफिल यहाँ पर क्या होगा, अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होगा तो ये अपने से भोजन नहीं बनाएगा, यानी कि दूसरे पर आश्रित रहने वाला है। ये सेल वॉल किससे बने होते हैं, काइटिन से बने होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, काइटिन से बने होते हैं। साथ साथ इनका प्लांट बॉडी जो होता है क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। बाल नुमा संरचना होती है, तंतुनुमा संरचना होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइफी। और यही हाइफी आपस में मिल करके यानी कॉम्पैक्ट मास ऑफ बॉडी बनाता है, यानी कि बहुत सारे हाइफी मिल करके क्या बनाते हैं, कवक के शरीर बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कवक
जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कवक जाल। तो ये आपके हाइफी हो गए, जैसे कि यहाँ पे ये हाइफी हो गया, और ये आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? माइसीलियम बनाते हैं, जिसे कवक जाल। और ये कवक का शरीर जो है इसी माइसीलियम से बना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को याद रखने हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तंतुनुमा संरचना है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये है हाइफी। और ये क्या कॉम्पैक्ट बनाया है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? माइसीलियम बोलते हैं। आप याद रख सकते हैं आगे के लिए कि यहाँ पर जो है हाइफी कैसा होता है, वो हो सकते हैं ब्रांच हो सकते हैं, अनब्रांच हो सकते हैं, सेप्टेट हो सकता है, एसेप्टेट हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है और मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है। और याद रखिएगा कि जब क्या होता है, यह एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट होगा तो इस कंडीशंस में हम लोग हाइफी को क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। आप नोट्स भी कर सकते हैं कि अगर कवक का शरीर किसका कैसे होता है? तो फिलामेंट होता है। कवक का शरीर जो है हाइफी से मिला होता है, बना होता है। तो हाइफी अगर क्या हो? एसेप्टेट हो, यानी सेप्टम अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, और क्या हो? बहुकेंद्रकीय हो, तो इस अवस्था में हाइफी को हम लोग क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कहते हैं। अगर हाइफी में सेप्टम अनुपस्थित हो, हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे एसेप्टेट हो, है ना, तो इस अवस्था में हाइफी बहुकेंद्रकीय होते हैं। तो इस अवस्था में हाइफी को हम लोग क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनोसिटिक कहते हैं। और ये होता है आपके फाइकोमाइसीट्स के फंगल मेंबर्स में। इनका शरीर जो होता है क्या होता है? एसेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो एसेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट को हम लोग अभी तुरंत क्या बोले? सिनोसिटिक अवस्था बोले, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवक जो है अपना भोज्य पदार्थ का संरक्षण करता है, यानी जमा करता है। किस रूप में? तो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, साथ ही साथ ग्लाइकोजन के रूप में ये क्या करते हैं? भोजन को जमा करते हैं। उसके बाद यह क्या करता है? फ्रेगमेंटेशन, यानी बहुत सारे टुकड़ों में बट गया, फिजन करता है, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं? बडिंग करते हैं, यानी कि यह मुकुलन बनाता है, मुकुल बनाता है, और शरीर से क्या कर लेता है? यह अपने जैसे नए जीवों को जन्म देता है ना। तो ये सारा का सारा क्या है? आपके फंगल मेंबर्स के जो है कुछ कैरेक्टर्स हो गए। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। फंजाई के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी के हैं। इनके पिता का नाम क्या है? डिबेरी हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, एक कोशिकीय हो सकते हैं, बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इसमें स्पोर्स के द्वारा प्रजनन होता है मुख्य रूप से, जैसे कि पेनिसिलियम में, स्पर्जिलस में स्पोर्स क्या होता है? चेन में सजा होता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एकाइनेट बोलते हैं। उसके बाद इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। सेल वॉल क्या होता है? काइटिन्स के बनी होते हैं। प्लांट बॉडी कैसा है इसका? थ्रेड लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या बोले? हाइफी बोले। और हाइफी, बहुत सारा हाइफी मिल करके क्या बनाता है? माइसीलियम बनाता है। ये स्टोरेज करते हैं, भोजन को संरक्षण जमा करते हैं ना, तो यह ऑयल ड्रॉपलेट तथा ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। और इसमें प्रजनन होता है फ्रेगमेंटेशन विधि द्वारा, फिजन विधि द्वारा और बडिंग विधि द्वारा।